हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम एरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मिक्सचर, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और सिंपल इंटरेस्ट, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप प्लेलिस्ट पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर आप इनकी सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैंने सभी टॉपिक पर टाइप वाइज क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं और वहां पर उन्हें अपलोड किया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। और यहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि मैं आते ही आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंटरलिंक टॉपिक है। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और देखते हैं क्या खास है आज के इस चैप्टर में। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन के थ्रू बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है। देखिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है और वहां पर हमने क्या समझा था कि अगर मैंने 100 रुपए जमा किए और ब्याज की दर 10% है तो मुझे हर साल 10% मिलेगा, है कि नहीं? बात समझ में आई? आपको पहले साल भी 10% मिलेगा, दूसरे साल भी 10% मिलेगा और तीसरे साल भी 10% मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर आपने 100 रुपए जमा किया और ब्याज की दर 10% है तो आपको हर साल 10% मिलेगा। यहां पर भी 10%, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल भी आपको 10% मिलेगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, अंतर ये है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें ये जो 10% हर साल मिल रहा है ये हमें हमेशा प्रिंसिपल का मिलता है, यानी मूल का ही 10% मुझे हर बार मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मूल मेरा अगर 100 रुपए है तो मुझे 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए यहां भी मिलेगा, यहां पर भी मुझे मूल का ही 10% मिलेगा। अब देखिए, मूल तो फिक्स है और 10% भी फिक्स है, तो अगर पहली बार में 10 रुपए मिला था तो दूसरी बार में भी 10 रुपए मिलेगा और तीसरी बार में भी 10 रुपए ही मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको जो 10% या ब्याज की दर जो भी मिलती है वो पिछले साल के मिश्र धन पर मिलती है। जैसे यहां पर देखिए 100 रुपए है, आपने 100 रुपए जमा किए तो पहले साल आपको 100 रुपए का 10% मिलेगा। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए ये हमेशा बराबर होता है एक साल के लिए। बोलिए क्लियर? फर्क पड़ना शुरू होता है दूसरे साल से। ऐसा क्यों? देखिए, यहां पर आपका ये 110 हो जाएगा और यहां पर भी आपका ये 110 हो जाएगा। बट अगले साल सिंपल इंटरेस्ट पे जब 10% मिला था तो वो अगेन प्रिंसिपल का मिलेगा, यानी अगेन 100 का ही 10% मिलेगा, 10 रुपए, तो ये 120 होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो अगला 10% मिलेगा वो प्रिंसिपल पर नहीं मिलेगा, वो आपको पिछले मिश्रधन यानी पिछले अमाउंट पर मिलेगा। अब यहां से मैं बोलूंगा कि मुझे 110 रुपए का 10% मिलेगा, जो कि कितना होता है? 11 रुपए। यानी अब जो मेरा मिश्रधन बनेगा अगले साल वो कितना होगा? 121 रुपीज होगा। बोलिए क्लियर? तो देखिए, यहीं से फर्क पड़ना शुरू होता है। दूसरे साल से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ना शुरू होता है। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में आपको अगेन 10% मिला था, पर क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है तो 10% अगेन प्रिंसिपल का मिलेगा। 100 का 10% 10 ही होगा, तो ये 130 हो जाएगा। बट यहां पर मैंने अभी क्या बताया? अमाउंट पर मिलता है, तो अब जो 10% मिलेगा वो 121 रुपए पर मिलेगा और 121 रुपए पर मिलने का मतलब 10% कितना होगा? 12.1 होगा। तो अब जब ये यहां से मिलकर इतना मिलेगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 133.1 रुपए। तो अब देखिए, वापस से डिफरेंस आया कि नहीं आया? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे वैसे वैसे डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। बोलिए क्लियर? बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है ना? अब चलिए थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज बात कर लेते हैं कि कहां पर किस चैप्टर में कैसे फॉर्मूले हैं। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलों के बारे में। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूले हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे सामने है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर t। अब देखिए, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा, नो डाउट आपको ये पता भी होगा। नहीं पता है तो फिर दिक्कत है ना? चलिए, अब मैं इस फॉर्मूले को आपको डिराइव करके बताता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से चलने की कोशिश करूंगा, आपको हर एक फॉर्मूले के पीछे की कहानी भी बताऊंगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। और पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, यानी मूल। देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने x रुपीज जमा किए और ब्याज की दर मेरी 10% थी,
10%। तो देखिए हमने परसेंटेज में एक टॉपिक पढ़ा था या एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हमने बोला था सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं किसी संख्या में 10% बढ़ा रहा हूं तो मुझे मिलता है उस संख्या का 110%। बोलिए क्लियर है। और ये जो पैसा है ये एक प्रकार से मिश्र धन है, अमाउंट है फॉर द फर्स्ट ईयर 1 ईयर। बोलिए क्लियर है। अगले साल जो पैसा मिलेगा उस पर फिर मुझे 10% मिलेगा, पर इस बार ध्यान रखें क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको एक्स का 10% नहीं मिलेगा, आपको ये जो पूरा अमाउंट है, ये जो पहले साल का अमाउंट है इस पर 10% मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं इस पूरे का 110% मिलेगा, यानी मुझे एक्स के 110% का अगेन कितना मिलेगा 110%। बोलिए क्लियर है। ये है मेरा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर पर क्या होगा, तो थर्ड ईयर पर वापस मुझे 10% मिलेगा और इस बार 10% किसका मिलेगा, तो जो पहला अमाउंट था ना इसके जस्ट पीछे वाला अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट, इस पूरे पर मुझे 10% मिलेगा। तो मैं अगर इसको कुछ A2 मान लूं तो मुझे A2 का 110% मिलेगा। और A2 की वैल्यू कितनी है, x का 110% का 110%। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा खोल कर लिखूं या सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x का 110% का 110% का 110%। ये है मेरा A3 यानी 3 वर्ष का मिश्र धन या अमाउंट। बोलिए क्लियर है। तो अब यहां पर आप एक छोटी सी बात देखिए, जब पहली बार मिला था ब्याज मुझे तो क्या हुआ था 110% हुआ था। जब दूसरे साल मिला यानी 2 बार मिल चुका है तो 110 110 2 बार हो गए। जब तीसरे साल की बात करता हूं तो 110 110 110 तीन बार हो गए। अब जब मैं चौथे साल पर जाऊंगा तो ये 110 110 110 कितनी बार हो जाएंगे, ऑब्वियसली 4 बार हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अब यहां पर बात समझिएगा कि मैं n ईयर्स के लिए मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं। n ईयर्स के लिए क्या होगा, तो ये होगा x इंटू 110% की पावर n। बात समझ में आई। अगर 2 साल होता तो मैं x इंटू 110 की पावर 2 लिख देता। क्यों, क्योंकि 2 साल में 2 बार 110% हो गया, 3 साल में 3 बार 110 हो गया तो मैं इसको पावर में 3 लिख दूंगा। बात समझ में आ गई। तो 4 के लिए मैं पावर में 4 लिख दूंगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है ना। तो n वर्ष के लिए मैं n लिख देता हूं। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूं, इसको ध्यान से देखिए। मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। x इंटू ब्रैकेट ये जो 110% है मैं इसको 100% प्लस 10% बोल सकता हूं क्या, पावर में n अभी भी रहेगा। बोलिए क्लियर है। तो यहां पर देखिए x इंटू 100% का अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो क्या होता है 100/100 दैट इज 1, प्लस 10% को क्या लिख सकता हूं 10/100। मैं इसको काट क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे इसे कंपैरिजन करना है अभी। देखिए और पावर में क्या है n। देखिए ये है मेरा अमाउंट फॉर n ईयर्स, है कि नहीं। अब जरा इस फॉर्मूले को आप अपने अमाउंट वाले फॉर्मूले से कंपेयर करिए। x क्या था हमारा, प्रिंसिपल था, इतना ही पैसा हमने जमा किया था। देखिए प्रिंसिपल की जगह x आया हुआ है। ब्रैकेट 1 प्लस r/100। देखिए ब्याज की दर 10% थी तो r की जगह 10 लिखा हुआ है अपॉन 100 और पावर में t यानी टाइम। तो देखिए जितने समय के लिए भी आपको निकालना उतने का पावर चढ़ाना पड़ेगा। तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये जो फॉर्मूला है ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है। ये बेसिकली आया कहां से, तो ये वही सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज का ही एक प्रकार का एक्सटेंशन है। उसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला लिख दिया गया है और इसी को हम अमाउंट का फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या सर अमाउंट निकालने के लिए हम इस सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल हम इस सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये जो फॉर्मूला है ये अमाउंट का है और अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। तो अमाउंट में अगर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है तो CI का फॉर्मूला क्या बनेगा, CI का फॉर्मूला बनेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो चलिए अगली स्लाइड में हम अभी हमने क्या समझा, अभी हमने अमाउंट का फॉर्मूला समझा। अगली स्लाइड में हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझते हैं। तो देखिए CI का फॉर्मूले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CI के फॉर्मूले के लिए हमको अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। और अभी अभी मैंने अमाउंट का फॉर्मूला क्या देखा था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। इसमें मुझे p माइनस करना पड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको हम फॉर्मूले में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अब यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि p को कॉमन ले लेते हैं। p को कॉमन लेने से क्या होगा,
P को कॉमन लेने से होगा कि CI इक्वल्स टू P कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बड़ा वाला लगेगा, अंदर आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस P कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर अब 1 बचेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 ब्रैकेट। तो ये फॉर्मूला बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखिए दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, आप यहाँ पर P कॉमन नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर आप P कॉमन ले रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, और सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट PR T अपॉन 100 करके निकालते थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे तो हम A माइनस P करेंगे, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। ये कैसे आया वो भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो बोलिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, P रेशियो A, P रेशियो A मतलब प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट इक्वल्स टू ब्रैकेट 100 रेशियो 100 प्लस R की पावर T। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है ना, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। आई होप आपको इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि ये आया कहां से, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, अगर मैं P को इक्वल टू के इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा A अपॉन P इक्वल्स टू, यहां क्या बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में N। क्लियर। अब देखिए मैं अगर यहां पर एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा A अपॉन P इक्वल्स टू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं इधर, देखिए A अपॉन P इक्वल्स टू 100 प्लस R की पावर N अपॉन 100 की पावर N। तो देखिए इसी को मैंने सिंपल फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है। यहां से हमें क्या पता चल सकता है, यहां से हमें डायरेक्ट अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पता चल सकता है। और अगर रेशियो एक बार पता चल गया तो वहां से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आप अमाउंट निकाल सकते हो, और अगर आपको अमाउंट पता है तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो विद दिस रेशियो मेथड। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, यूज कैसे करना है और कब करना है वो मैं आपको सही समय आने पर बता दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या कंसेप्ट हमें याद रखने के हैं। देखिए जो कंफ्यूजन थोड़ी देर बाद आने वाला है मैं उसको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। क्लियर क्या करना है कि अगर टाइम फ्रैक्शन में हो तो क्या होगा। देखिए कई बार आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि टू कंप्लीट 5/12 ईयर्स, यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइम दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए जब भी हम बोलते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। बोलिए क्लियर है। अब N अगर फ्रैक्शन में है या चलिए नहीं भी है, सपोज 3 है, तो ये 3 का मतलब क्या हो सकता है, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 कितनी बार आया होगा, तो ऐसा करके ये 3 बार आया होगा। तो 3 बार को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अगर ये 2 है तो इसको मैं 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर ऐसा 1 लिख सकता हूं। क्यों, देखिए 3 है ना, मैं इस 3 को चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं इस 3 को चाहूं तो लिख सकता हूं 2 प्लस 1 है कि नहीं। और हमको पता है कि सर्ड इंडाइसिस में एक प्रॉपर्टी होती है जहां पर हम बोलते हैं कि अगर a की पावर n प्लस m है तो मैं इसको क्या लिखूंगा a की पावर n इंटू a की पावर m, और वाइसे वर्सा भी हम याद रखते हैं, है कि नहीं। या a की पावर n इंटू a की पावर m हुआ है तो मैं लिख दूंगा a की पावर n प्लस m। मैंने यहाँ पर वही किया है कि अगर 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको बोल सकता हूँ 3 का मतलब 2 प्लस 1, तो यहाँ पर मैं 2 अलग लिख सकता हूँ और पावर में 1 अलग लिख सकता हूँ, बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा। पर जैसे ये फ्रैक्शन में आता है तो फ्रैक्शन में थोड़ी सी बात समझने की क्या होती है, फ्रैक्शन में थोड़ी सी बात समझने की होती है कि अब जो पावर है वो हो चुकी है 2 कंप्लीट 5/12। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 कंप्लीट 5/12 को मैं एडिशन में लिख सकता हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करिएगा, 2 प्लस 5/12। बोलिए क्लियर है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में पहले 2 लिख देता हूँ इंटू ब्रैकेट अगेन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में लिख देता हूँ 5/12।
अब आप बोलेंगे कि सर पावर में 5/12 इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसके लिए भी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कभी 1 + x दिया हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 + x की पावर फ्रैक्शन में बहुत छोटी दी हुई है, बहुत छोटी, सपोज मैं बोल दूं m/n दिया हुआ है फ्रैक्शन में, बहुत ये <1 है, छोटी वैल्यू है, तो मैं इसको यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू x × m/n कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर ये जो वैल्यू ये 1 से बड़ी है, तो मुझे यहां पर ये वाला लॉजिक तो नहीं लगाने की जरूरत है, यहां पर ये वाला लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर तो 2 ही रहेगा। बट जैसे ही मैं यहां पर देखता हूं ये जो पावर है ये 1 से छोटी है कि नहीं, 5/12 1 से छोटा है, और जब भी ये पावर 1/12 या 5/12 या कभी भी ये वैल्यू 1 से छोटी रहे, तब मैं इसको लिख सकता हूं 1 + r/100 इनटू क्या लिख सकता हूं 5/12। तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, और इसी को मैंने यहां पर छोटा सा फॉर्मूला लिख रखा है कि जब भी कभी फ्रैक्शन रहेगा तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, देखिए 1 + r/100 की पावर n का मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ना 2, ये यहां पर आ जाएगा, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो बाद में यहां पर r/100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग अलग रहेंगे, यानी बीच में मल्टीप्लिकेशन का टर्म रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज चाहिए पड़ेगा, बट अगर आपको नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी सी बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मैं देखूंगा कि इसका भी कोई छोटा तरीका आगे हमें मिलता है या नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। मैं इन कंसेप्ट को आपको एक बार में क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में लगने वाले हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारे कंसेप्ट बताने की जगह पहले एक बार बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बाद में फिर से रिकॉल करवाऊंगा, ताकि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो चलिए देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस, अगर ब्याज की दर बदलती है, कैसे बदलती है, तो देखिए पहले साल के लिए आपको A% बोल दिया, दूसरे साल के लिए आपको B% बोल दिया, तीसरे साल के लिए आपको C% बोल दिया। तो अब यहां से आप अमाउंट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? पहले क्या था कि पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था A%, केवल A, तो पहले साल भी A% मिलना था, दूसरे साल भी A% मिलना था, तीसरे साल भी A% मिलना था, तो मैं ये मान के चल रहा था कि हर बार A% ही मिलेगा। पर जैसे ही ये कंडीशन चेंज होती है तो यहां पर अब फॉर्मूला कैसे बदलेगा, तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बदलेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यूज करूं, समझने की बात कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने x रुपए जमा किए, मुझे अगर पहले बार में A% मिलना है, या चलिए मैं बोल दूं 10% मिलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे x का 110% मिल गया। बोलिए क्लियर है। फिर मुझे अगले साल 20% मिलना है, मुझे ब्याज 20% मिलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे x के 110% का कितना मिल गया, 120%। और तीसरे साल अगर मुझे 30% मिलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे का मुझे कितना मिलेगा, 130%। इस पूरे का मुझे मिलेगा 130%। ये होगा मेरा 3 साल का अमाउंट, ये होगा मेरा 2 साल का अमाउंट, और ये होगा मेरा 1 साल का अमाउंट। तो देखिए इसी को फॉर्मूले वाइज अगर मैं देखूं तो क्या होता है, फॉर्मूले वाइज ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि पहले तो आपका प्रिंसिपल रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जब पहले बार आपको 110% मिला था, तो 110% को हम क्या लिख सकते हैं, 110% को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 10/100। बोलिए क्लियर है। और 100% को मैं क्या लिखता हूं, 1। तो मैं बोल सकता हूं मुझे पहले साल x का 1 + A/100 मिलेगा, दूसरे साल क्या मिलेगा, इस पूरे पैसे का 120% मिलेगा, और 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100% प्लस 20%, यानी 20/100। और 100% को मैं क्या बोलता हूं, 100% को मैं 1 बोलता हूं, तो मैं इसको यहां पर सिंपल 1 + 20/100 बोल सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 + B/100। अब मुझे तीसरे साल क्या मिलेगा, तीसरे साल मुझे इस पूरे पैसे का 130% मिलेगा। तो मैं अब इस पूरे पैसे का, ये जो कंप्लीट पैसा दूसरे साल तक मिल चुका है, इसका 30% मिलेगा, तो ये 130% हो जाएगा। और 130% का मतलब 100% प्लस 30/100। तो देखिए 100% को मैं क्या लिखूंगा, अगेन 1 लिख दूंगा। तो यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 30/100, यानी 1 + C/100। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। अब देखिए अगर आपको इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, तो आप कम से कम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ को याद रखें। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज अगर आपको याद है, तो आप अमाउंट निकालने में कभी भी नहीं चूकेंगे, आपको इजीली निकल जाएगा, चाहे ब्याज की दर सेम हो या डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, है ना।
चलिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं। बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है ये कंपाउंडेड एनुअली क्या होता है, सेमी एनुअली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, मंथली क्या होता है, तो वहां पर किस तरीके से चीजें बदलती हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कंपाउंडेड एनुअली क्या होता है, हाफ एनुअली क्या होता है, या हमको सेमी एनुअली भी बोलते हैं, क्वार्टरली क्या होता है, मंथली क्या होता है। देखिए जब भी हम बोलते हैं कि एनुअली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है और वो T टाइम्स के लिए है, यानी T ईयर्स के लिए है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 10% मिलता है एक साल में, 1 ईयर, बोलिए क्लियर, यानी मुझे एक साल में 10% मिलेगा। मुझे एक साल में कितना मिलेगा, 10%। बट जैसे ही मैं बोल दूं मुझे हाफ ईयरली मिल रहा है, हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा कि पहले अगर आपको एक साल पर 10% मिलता था तो अब आधे साल पर तो आपको ऑब्वियसली 5% मिलेगा। ये अलग बात है कि एक साल में दो बार आधा आधा साल आएगा तो आपको 2 बार 5% मिलेगा। तो आप इसको कृपया करके ऐसे ना देखें कि आपको एक साल तो एक ही है, नहीं, आप इसको ऐसे देखें कि 5% कितने समय मिल रहा है या कितने बार मिल रहा है। तो देखिए अगर मैं इसको सेमी एनुअली करता हूं या हाफ एनुअली करता हूं तो मुझे ब्याज की दर 5% हो जाएगी, और यही जो एक साल में मुझे एक बार मिल रहा था अब कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो हम इसको जनरल बनाने के लिए थोड़ा सा 2 ईयर्स लिख देते हैं, है वो एक ही साल बट अब मुझे कितना मिलेगा, एक साल में 2 बार। बोले क्लियर है। तो अगर ये 2 साल के लिए होता तो अगर हाफ ईयरली होता तो 2 साल में कितनी बार मिलता, 4 बार मिलता। ये अगर 3 साल होता तो हाफ ईयरली के हिसाब से मुझे कितनी बार मिलता, 6 बार मिलता। क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे ये 5% हर 6 महीने बाद मिल रहा है। तो एक साल में 2 बार मिलेगा, 2 साल में 4 बार मिलेगा और 3 साल में 6 बार मिलेगा। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हुआ तो आपका जो टाइम है वो डबल हो गया। बात समझ में आई। क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर तिमाही। तिमाही का मतलब ये होता है हर 3 महीने में। अगर आपको साल भर का 10% मिल रहा है तो 3 महीने का कितना मिलेगा, 12 महीने का आपको 10% मिलता है। तो 3 महीने का कितना मिलेगा, तो आपको इसको ये मिलेगा 10/4। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। जैसे ही ये 10/4 हुआ तो आप एक बात समझिए, एक साल में 10%, तो क्वार्टरली की बात करूं, तिमाही की बात करूं तो आपको मिलेगा 10/4। पर मुझे बताइए एक साल में कितने बार आपको मिलेगा। तो देखिए क्वार्टरली का मतलब 3 महीना, तो एक साल में कितनी बार 3 महीने आएंगे, 1 2 3 4 बार आएंगे। तो आपको 4 बार आपको 10/4% मिलेगा। 4 बार आपको 10/4% मिलेगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि मुझे 4 बार मिला। टाइम एक ही साल है पर मिला कितनी बार, 4 बार। तो 2 साल में कितनी बार मिलेगा, 8 बार। 3 साल में कितनी बार मिलेगा, कर दिया 12 बार। तो बात आप समझ सकते हैं कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 4 हुआ तो टाइम आपका मल्टीप्लाई बाय 4 होने लगा, है कि नहीं। और मंथली की अगर मैं बात करूं तो अगर एक साल में 10% तो मंथली कितना मिलेगा, 10/12% मिलेगा, है ना, 12 से भाग दे देंगे। तो आपका जो एक साल में एक बार मिल रहा था अब मंथली के हिसाब से एक साल में कितनी बार मिलेगा, 12 बार मिलेगा, है कि नहीं। तो पूरे एक साल में देखिए 12 का गुणा कर देंगे तो ये 12 साल हो जाएगा। तो 2 साल में 24 बार मिलेगा, 3 साल में 36 बार मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको T×12, T×4, T×2 इस तरीके से लिख देते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्चुअली अब ये क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं, हम मुद्दे पर आते हैं सीधा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे बनाने हैं, उनको बनाने के लिए कौन सी जानकारी हमें पता होना जरूरी है, कौन से तरीके हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्री मेथड। देखिए ट्री मेथड क्या होता है, तो ये बहुत ही जनरल मेथड है, लगभग सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखिए ट्री मेथड क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। एक 2 साल का लूंगा 2 ईयर्स के लिए, और एक 3 साल का लूंगा 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आगे डिस्कस करूंगा कि 4 साल या 5 साल का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से डील करना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक सिंपल केस के लिए या अभी समझने के लिए मैं इसको 2 ईयर्स का केस ले रहा हूँ। एक 2 ईयर्स का केस क्या होता है, देखिए अगर आपने P यानी प्रिंसिपल आपने जमा किया तो 2 साल में आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा, तो आपको 2 बार ब्याज मिलेगा। क्योंकि यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि वो एनुअली ही है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला ना जाए सेमी एनुअली या क्वार्टरली या मंथली या डे वाइज, जैसा भी हो जो भी हो, जब तक बोला ना जाए हम यही मान के चलेंगे कि जो भी हमारा पैसा है वो कंपाउंडेड होगा एनुअली। तो देखिए
यहां पर मैंने 2 साल के लिए कुछ पैसे जमा किए, पैसे कितने थे, p रुपीस थे। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट r% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, r%। तो देखिए पहले साल मुझे प्रिंसिपल का r% मिलेगा और दूसरे साल भी मुझे प्रिंसिपल का r% मिलेगा। अब सपोज प्रिंसिपल का r% यहां पर कैपिटल A है, तो यहां पर भी प्रिंसिपल का r% कैपिटल A ही होगा। तो अब देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि सर यहां पर भी A रुपए मिला और यहां पर भी A रुपए मिला है और बराबर रुपए मिला है, तो क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट है? तो देखिए ये अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये अभी सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है, अभी सिंपल इंटरेस्ट है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ये फिलहाल क्या है, अभी ये है सिंपल इंटरेस्ट। A और A, ये दोनों A कुल मिलाकर जो 2A बनेगा, ये होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कब होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट तब होता है जब मुझे मिलता है ब्याज पर ब्याज। अब यहां से थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा। जब मुझे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने लगे, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने कई बार सुना है ना, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट मिलता है तब वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए p का r%, पहले साल p का r%, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट में दोनों पैसे बराबर होते हैं, तो यहां पर भी A रुपए मिलेगा, यहां पर भी A रुपए मिलेगा। अब देखिए जो भी पैसा मिला था उस पर जब इंटरेस्ट मिलेगा और उस इंटरेस्ट पर भी जब इंटरेस्ट आगे मिलेगा, तब मैं उसे बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ये था मेरा फर्स्ट ईयर और ये था मेरा सेकेंड ईयर। क्या फर्स्ट ईयर के पहले आपको कोई पैसा मिला? नहीं, उसके पहले तो आपने खुद जमा किया था ना। तो फर्स्ट ईयर के पहले आपको कोई पैसा नहीं मिला, तो आपके पास कोई इंटरेस्ट था ही नहीं इसके पहले, तो यहां से आपको इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझिए। प्रिंसिपल आपने जमा किया, r% पर आपको पहले साल पैसा मिला, दूसरे साल भी आपको r% पर पैसा मिलेगा, प्रिंसिपल का ही r% मिलेगा। बट दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल होगा ये कि पहले साल जो आपको A रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिला था, इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आपको दूसरे साल मिलेगा। और यहां पर ब्याज की दर 8% थी, तो यहां पर भी 8% ही होगी। सपोज A का 8% B होता है, A का 8% B होता है, कोई नंबर होगा XYZ, तो यहां पर मुझे B रुपीज मिलेगा। और ये जो टोटल सिस्टम बना A और B का, A B का, तो ये है 2A प्लस B, ये होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में फर्क क्या है? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आने लगा होगा। देखिए दोनों में फर्क क्या है। पहले तो ये समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालने का है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है उसे आप प्रिंसिपल पर लगा दीजिए। सपोज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था r%, तो आपने p का r% पहले साल के लिए निकाला और p का r% आपने दूसरे साल के लिए निकाला। तो ये जो ऊपर आपने सेम अमाउंट निकाला है, ये एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट है। तो 2A क्या हो गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने लगे, पहले साल के पहले कोई इंटरेस्ट मिला ही नहीं था, तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर आपको पहले साल सिर्फ A रुपए मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरे साल क्या होगा? तो दूसरे साल होगा ये कि आपको यहां पर ये A रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो A आपको पहले साल r% के हिसाब से मिला था, दूसरे साल भी A रुपए तो यहां से आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आपको पिछले साल जो इंटरेस्ट मिला था, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल, और ब्याज की दर अभी भी क्या होगी? r% ही होगी। तो A का अगर r% देखूं, सपोज कोई एक नंबर B निकल कर आता है, तो ये होगा मेरा टोटल। अब मैं इन सबको मिला दूंगा, यानी A और B को, तो 2A प्लस B, ये होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको 3 साल का बाद में समझेंगे, पहले 2 साल को भी क्लियर कर लेते हैं दिमाग में। सपोज मैंने 1200 रुपए जमा किए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% का। तो देखिए पहले साल क्या होगा? मुझे 1200 का 10% मिलेगा। 1200 का 10% कितना होता है? 120 होता है। और दूसरे साल भी मुझे 120 मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जब भी बराबर पैसे मिलेंगे, ये जो बराबर पैसे मिले, ये 240 रुपए मेरे सिंपल इंटरेस्ट होंगे। ये क्या है? मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट कब बनेगा? ये तब बनेगा जब मुझे ब्याज पर ब्याज मिलेगा। देखिए पहले साल के पहले तो कोई ब्याज आपको मिला ही नहीं था, तो पहले साल तो आपको सिर्फ 120 रुपए ही मिलेंगे, यानी यहां से तो आपको कुछ भी खास नहीं मिलना। दूसरे साल की जब मैं बात करता हूं, तो दूसरे साल क्या होगा?
दूसरे साल के पहले आपको ब्याज कितना मिला था? दूसरे साल के पहले ब्याज मिला था आपको 120 रुपए। इस 120 रुपए पर ब्याज आपको मिलेगा दूसरे साल। कितने परसेंट से? 10% से। तो कुल मिलाकर देखिए 120, 120 और इस 120 का 10% मुझे दूसरे साल मिलेगा, यानी ये होगा 12 रुपए। बोलिए क्लियर? अब मैं इन सब को जोड़ दूंगा तो ये बनेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कुल मिलाकर 120, 120 और 12 सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 252 रुपीज, और यही है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर है? बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आप अगर इस डायग्राम को समझ पा रहे हैं और इसको अप्लाई कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार के क्वेश्चंस में। बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। फिर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल में क्या होगा, मैं थोड़ा सा नंबर चेंज करके आपको परसेंटेज भी चेंज करके बताता हूँ कि कैसे निकालने का है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया। मैं इस पूरे बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया क्लीन। चलिए, अब देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। सपोज मैंने 5,000 रुपए जमा किए, मैंने जमा किए 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% का, टाइम था 2 साल। आपको निकालना है कि सीआई क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो P यानी 5,000 ब्रैकेट 1 प्लस R, R का मतलब 5/100 की पावर n मतलब ईयर्स, तो 2 साल। ये मेरा अभी अमाउंट आया है, इसमें मुझे 5,000 घटाना पड़ेगा, तब देगा ये मुझे क्या? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए अपने आप में थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, कैलकुलेटिव लग सकता है। जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए सीरियसली थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो भी सकता है। बट अब इसी को जब मैं ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करता हूं तो देखिए काम कितना आसान हो जाता है। देखिए प्रिंसिपल कितना था? 5,000। बोले क्लियर है? आपको पहले साल क्या मिलेगा? आपको पहले साल मिलेगा 5%। 5,000 का 5% कितना होता है? तो देखिए 5,000 का 5% होता है 250। बोले क्लियर? दूसरे साल भी आपको क्या मिलेगा? आपको 5,000 का 5% मिलेगा, यानी ये हो गया 250। तो देखिए मैं यहां से अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता, पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। 250 और 250, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 500। ध्यान रखिएगा ये जो 500 मैंने अभी अभी लिखा है ये क्या है? मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट ये कब तक रहेगा? जब तक ब्याज पर ब्याज ना मिले। अब ब्याज पर ब्याज कब मिलेगा? देखिए पहले साल के पहले तो कोई ब्याज मिला नहीं था, तो यहां पर एक्स्ट्रा ब्याज आपको आएगा नहीं। दूसरे साल पर आइए, दूसरे साल के पहले आपको ब्याज कितना मिला था? दूसरे साल के पहले आपको 250 रुपए ब्याज मिल चुका था। अब इस 250 पर आपको 5% मिलेगा। 250 का 5% कितना होता है? 5%, ये होगा 12.5 रुपीज। और जब आप इन सब को जोड़ देंगे, किनको? इस पूरे सिस्टम को, तब आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा? तो देखिए 500 तो पहले ही मिल चुका था, 250 तो 500 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 12.5 और हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 512.5 रुपीज। ये आ गया आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर? बहुत सीधे तरीके से आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? और अगर मैंने आपसे बोल दिया अमाउंट निकालिए, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है? अमाउंट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप पहले ही निकाल चुके हैं। अमाउंट निकालने के लिए आपको इसमें 5,000 ऐड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल है 5,000, 5,000 में आप कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 5,512.5 रुपीज। ये हो गया आपका अमाउंट। देखिए कितना इजीली निकल आया है कि नहीं? यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता था, इसीलिए कई बार ट्री मेथड बहुत ज्यादा काम आता है, जब स्पेशली इस टाइप की कोई सिचुएशन हो जहां पर 2 साल या 3 साल की बात की गई हो। अभी हमने 2 साल के बारे में देखा है, 3 साल के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अब हम चलने वाले हमारे 3 साल के डायग्राम की तरफ। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं। ओके, अब मैं बात करता हूं 3 साल पर। सपोज प्रिंसिपल आपका पी था, ब्लैक से करते हैं। सपोज प्रिंसिपल आपका पी था, तो अब यहां पर 3 साल में आपका फर्स्ट ईयर यहां पर आएगा, सेकेंड ईयर यहां पर रहेगा और थर्ड ईयर आपका यहां कहीं रहेगा। बोलिए क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा मैं आपको यहां पर प्रिंसिपल पर मैं आपको एक्चुअली प्रिंसिपल की जगह कुछ नंबर ले लेता हूं ताकि आपको नंबर्स के थ्रू ज्यादा क्लियर होता है ना। चलिए, मैं इसको 10,000 ले लेता हूं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको 10,000 ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% ले लेता हूं। पहले साल भी 10% मिलेगा,
दूसरे साल भी 10% मिलेगा और तीसरे साल भी 10% मिलेगा। बोलिए क्लियर। चलिए पहले साल का 10% यानी प्रिंसिपल का 10% कितना मिलेगा बताइए, ये हो जाएगा 1000। क्लियर। यहां पर भी प्रिंसिपल का 10% मिलेगा, कितना हो जाएगा 1000, और यहां पर भी प्रिंसिपल का 10% मिलेगा, कितना हो जाएगा 1000। देखिए ये जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाली लाइन को मैं बोलता हूं सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3000। ट्री डायग्राम की ये भी एक अच्छी खास बात है कि आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सेम टाइम निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए ब्याज पर ब्याज मिलने की बारी आई। पहले साल के पहले कोई ब्याज मिला नहीं था तो यहां पर तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे साल पर। देखिए इसको ऐसा देखिएगा, दूसरे साल पर बात करते हैं तो यहां खड़े होकर खुद को ऐसा देखिएगा कि इसके पहले क्या क्या मिल चुका था। इसके पहले आपको केवल 1000 रुपए मिले थे, तो कोई दिक्कत नहीं। इस 1000 रुपए पर मुझे ब्याज मिलेगा दूसरे साल, कितने परसेंट से 10% से, तो 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपए, यानी मुझे दूसरे साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100 रुपए। बोलिए क्लियर। क्या इसके अलावा कोई और पैसा मिला था मुझे, नहीं मिला था। जब इसके अलावा कोई पैसा नहीं मिला तो और भी कुछ मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। चलिए ये कहानी कंप्लीट है 2 साल तक की। अब जरा तीसरे साल की कहानी पर आइए। देखिए तीसरे साल पर खड़े होकर देखिए कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल चुका था। तीसरे साल पर आप देखिए कि आपको पहले 1000 मिला था पहले साल, दूसरे साल भी 1000 मिले था और दूसरे साल आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसका 10% तो आप यहां पर ले चुके तो अब यहां से क्यों ले रहे हो। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो टोटल इंटरेस्ट पर लगता है, यानी जो भी पैसा आपको मिला सब पर मिलेगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको तो मिल रहा है ना, आप टेंशन फ्री रहिए। आप तो ये देखिए आपको टोटल पीछे क्या क्या मिल चुका था। ये 1000 मिल चुका था, ये 1000 मिल चुका था और ये 100 मिल चुका था। सबका उठाकर 10% ले लीजिए, सबका उठाकर 10%। पहले साल वाले को छोड़ना नहीं है। इसका जब 10% लूंगा तो कितना आएगा, तो 1000 का 10% आएगा कितना 100 रुपए। इस 1000 का 10% लूंगा तो कितना आएगा, अगेन 100 रुपए। और इस 100 का 10% लूंगा तो कितना आएगा 10 रुपए। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था ना, तो 10% ही मुझे लेना पड़ेगा सबसे, तो सबका मैंने 10% निकाल लिया। बोलिए क्लियर है। इन 3 के अलावा कोई पैसा मिला था क्या, नहीं मिला था, तो अब इस 3 से ज्यादा भी नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर देखिए ये जो टोटल मेरे पास बना, ये है मेरा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। मैं इस लाइन को यहां से थोड़ा सा गायब कर दे रहा हूं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट करेगी। बात समझ में आई, कहां से कौन कौन सा पैसा आया है। 2 साल तक का तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। 2 साल तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे साल पर देखिएगा, तीसरे साल पर अगर आप खड़े होकर पीछे देखेंगे तो आपको कौन कौन सा पैसा मिल चुका। अब आप पीछे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पहले साल भी मिला था, दूसरे साल भी मिला था, और पहले साल का ब्याज दूसरे साल भी मिला था। आप सबका ले लीजिए, आप तो बटोरिए। लालची होना कभी कभी अच्छी बात होती है। चलिए लालची हो जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर आप यहाँ पर भी 10% ले लीजिए, इसका भी 10% ले लीजिए और इसका भी 10% ले लीजिए। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब सबको उठाकर जोड़ दीजिए। तो 3000 तो आप पहले ही जोड़ चुके थे, 1000 1000 1000 का। अब ये नीचे वाले नंबर जोड़ लीजिए, 100 100 100 300 और ये 10 310। तो कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 310 मत लिख दीजिएगा, ऊपर ये 3000 और इन सबको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 3310 रुपए। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दांव पेच और बता देता हूं कि यहां पर क्या क्या चीजें कैसी होती हैं। ये जो मैंने नंबर्स के हिसाब से लिया था, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके बता देता हूं कैसे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। पहले तो आप नोट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं और मैं इसको वापस थोड़ा कंसेप्चुअली बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 2 साल की बात करता हूं। प्रिंसिपल आपका पी था, अगेन ब्लैक ले लेता हूं। प्रिंसिपल आपका पी था। 2 साल में आपको 2 बार पैसा मिलेगा। बोलिए क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है, पहले साल आपको पी का R% A रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी आपको पी का R% A रुपए ही मिलेगा। भाई एक बार अगर पी का R% A आया है तो दूसरी बार भी पी का R% A ही आएगा। और होगा क्या, पहले साल के पहले कोई पैसा नहीं मिला था तो यहां पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरे साल के पहले कितना पैसा मिल चुका था, A मिल चुका था, तो अब आप यहां पर A का R% और ले लीजिए। A का R% सपोज B हो जाएगा। तो यहां पर 2-3 चीजें नोट कर लीजिए। क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 2A के बराबर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये होगा 2A प्लस B के बराबर। और अगर मैं आपसे पूछूं CI माइनस SI कितना होगा,
तो ये होगा CI माइनस SI B के बराबर। बोलिए बात समझ में आई। तो कभी किसी क्वेश्चन में आपको बता दिया जाए कि कुछ पैसों का 2 साल का CI और SI का अंतर 5 रुपए है, सपोज 5 रुपए, तो समझ जाना कि उसने आपको B की वैल्यू बताई है। इस डायग्राम को आप दिमाग में बिठा लीजिए, मैं इसको बार बार अभी यूज भी करूंगा तो आपके दिमाग में वैसे भी बैठ ही जाएगा, डोंट वरी। चलिए 3 साल में क्या होता है, 3 साल में ध्यान से देखिए क्या होता है। 3 साल में जब मैं प्रिंसिपल को पी लेता हूं तो अब मुझे 3 बार पैसा मिलना है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। बोलिए क्लियर है। पहले साल R%, दूसरे साल भी R%, तीसरे साल भी R%। तो P का R% पहले साल मिलेगा, सपोज ये A है, ये भी A होगा और ये भी A होगा, क्योंकि P का R% पहली बार अगर A आया तो दूसरी बार भी A आएगा और तीसरी बार भी A आएगा। अब देखिए दूसरे साल आपको क्या होगा कि पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी यहां से A% मिलेगा तो ये B आएगा। यहां तक तो आपको मेरे ख्याल से 2 साल तक ये क्लियर हो गया होगा। तीसरे साल पर क्या होगा, देखिए तीसरे साल आप देखेंगे कि जो भी पैसा पीछे मिल चुका था सबका ब्याज ले लीजिए। ये जो A मिला था ना, इसका भी मैं ब्याज ले लेता हूं, इसका भी मैं ब्याज ले लेता हूं तीसरे साल। ये जो A था इसका भी मैं ब्याज ले लूंगा तीसरे साल, और ये जो B था इसका भी मैं ब्याज ले लूंगा तीसरे साल। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहां पर जो भी ब्याज मिलना है वो मिलना तो R% के हिसाब से ही है कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा उसी हिसाब से मिलेगा। यहां पर आपने बोला था A का R% भी, तो यहां पर जो तीसरे साल मिलेगा ये भी तो A का R% ही होगा, तो ये भी कितना होगा B। ये भी A है, A का R% कितना होगा B होगा। और यहां पर देखिए B का R% कितना होगा, सपोज इसको C मान लेते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं आपको टोटल पर ध्यान दूं तो देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इस डायग्राम को वापस से क्लीन कर रहा हूं थोड़ा सा इस तरीके से। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आप इजीली देखकर बता सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आने वाला है 3A। बोलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 3A प्लस 3B प्लस C। गिन लिया आपने, A 3 बार है, B भी 3 बार है और C 1 बार है, तो 3A प्लस 3B प्लस C। CI माइनस SI कितना निकल कर आएगा, तो माइनस कर दीजिएगा, ये होगा 3B प्लस C के बराबर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो जाए, ऊपर वाली लाइन क्या है आपकी सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर है। जो नीचे बचा, या ऐसा समझ लीजिए जो टोटल है, टोटल आपका क्या है, टोटल है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर। और अगर मुझसे बोला गया CI माइनस SI, तो ऊपर वाली, इस पूरे में से ऊपर वाली लाइन को घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, जो भी नीचे टर्म्स बचेंगे ये होंगे CI माइनस SI। देखिए यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर तो केवल B बच रहा है, तो CI माइनस SI क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहां पर क्या बच रहा है, तो इस टोटल में से अगर मैं इस AA को 3A को निकाल दूं तो क्या बचेगा, B यानी 3B प्लस C। ये देखिए ये है मेरा 3B प्लस C, CI माइनस SI। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इनको क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करना है। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे बेसिक टाइप नंबर 1 पर। तो देखिए टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रिंसिपल यानी मूल आपको दिया है 1200 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, कंपाउंडेड एनुअली बोला है, टाइम दिया है 2 साल। अब आपको निकालना क्या क्या है देख लीजिए। आपको निकालना है यहाँ पर अमाउंट यानी मिश्रधन, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, CI माइनस SI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इतनी चीजें आपको यहां पर निकालनी है। देखिए अब अगर आप चाहें तो आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, बट मैं ट्री डायग्राम से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो किस मूल पर निकालना है, किस प्रिंसिपल पर निकालना है, 1200 पर। तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा 1200, क्योंकि बात 2 साल की गई है तो मैं यहां से 2 डंडी खींच देता हूं, पहला साल और दूसरा साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला है तो यहां पर भी 10% मिलेगा और यहां पर भी 10% मिलेगा। चलिए 1200 का 10% कितना होता है, 120 होता है, और यहां पर भी कितना होगा, 120 ही होगा। तो अगर मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो मैं यहां से तुरंत बताऊंगा कितना आएगा, 240। बोलिए क्लियर। बट उसने मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा ही नहीं, मुझसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, मिश्रधन पूछा था, अमाउंट पूछा था। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जब ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी पहले साल जो ब्याज मिला था इस पर मुझे सेकेंड ईयर ब्याज मिलेगा। किस परसेंट पर,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% ही मिलेगा। 120 का 10% कितना होता है? 12 रुपए होता है। बोलिए क्लियर? तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो मेरा CI है, ये कितना होगा? तो CI मैं बोल सकता हूं कि 120 यानी 240 और 12, तो ये हो जाएगा 252 रुपीज। ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर? बात समझ में आ गई? और अगर मुझसे मिश्र धन पूछा है यानी अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस CI। बोलिए क्लियर? प्रिंसिपल कितना है? 1200 प्लस CI कितना है? 252 रुपीज। इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1452 रुपीज। ये होगा आपका अमाउंट। मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, CI और SI का अंतर, CI माइनस SI यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये टोटल जो मेरा होता है, ये जो मेरा टोटल ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है मेरा? ये है मेरा CI, ये टोटल। इसमें से अगर ऊपर वाली लाइन को देखूं तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं? ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें से ऊपर वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये वाली पोजीशन पर B की वैल्यू बचेगी जो कि है 12। तो मैं बोल सकता हूं मेरा CI माइनस SI कितना होने वाला है? 12। मैं ऐसा क्यों करके बता रहा हूं? ताकि अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप माइनस करने ना बैठो, आप तो बस ये देखो यहां कितना लिखा है 12, यही मेरा CI और SI का अंतर है 2 साल के लिए। बात मेरे ख्याल से आपको दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ गई होगी। मैं ये जो मैंने गोदा है अभी थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। बोलिए क्लियर है? बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। चलिए देखिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हमने। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या यहाँ पर कंसेप्ट्स हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं और वहां पर हम किस तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, चाहे वो ट्री डायग्राम से हो या वो फॉर्मूला बेस्ड हो। जो भी मेथड होगा, जहां पर जो बेस्ट मेथड एप्लीकेबल होगा, हम वहां पर वो लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।